जागेश्वर प्रसाद जोशी जी, आपके पास आ रहा हूं। एक पत्रकार के तौर पर आपने पूरा उत्तराखंड देखा है जोशी जी। उत्तराखंड के अंदर आपने पत्रकारिता की है, हर चीज को आप जानते हैं। क्या कभी इस तरीके की चीजें देखने में आई हैं? क्या पहले कभी इस तरीके की घटनाएं हुई हैं? आखिर ऐसा क्या हुआ कि मित्र पुलिस को सीधे अपराधी चुनौती देते दिख रहे हैं? और देखिए जागेश्वर प्रसाद जोशी जी, पुलिस कार्रवाई कर रही है क्योंकि कोई नहीं चाहता कि उसके यहां पर, उसके क्षेत्र में कोई मर्डर हो, कोई यहां पर लूट हो, कुछ भी हो, कोई नहीं चाहता। लेकिन उसके बाद भी जिस तरीके की घटनाएं सामने आ रही है, जो ये दर्शाती है कि अब सख्त होने का समय आ गया है। जोशी जी। जी जी, ये दरअसल में देहरादून हिमालय की एक ऐसी घाटी थी जिसके सौंदर्य की चर्चा सारे विश्व में थी। मेरे ख्याल से पहाड़ों के बीच में बसी हुई ये घाटी पुराने समय में, जब ब्रिटिश टाइम से, चाहे वो आज से पुराना राज्य बनने से भी पहले की जो स्थिति है, यहाँ पे शांति की तलाश में, सुकून की लाइफ जीने के लिए यहाँ लोग आते थे। हेलो। हाँ जी जोशी जी, आ रही है आवाज, बोलिए। हेलो। हाँ जी जी। हाँ, तो देहरादून का कुल मिलाकर, मैं तो बचपन बहुत गुजारा है देहरादून की गली गलियों में। देहरादून एक बहुत सही और एक सरल था शहर था उस समय। और उस समय थोड़े बहुत क्राइम थे। वो क्राइम एक तरह से वो प्रतिष्ठा के क्राइम थे। दो तीन तरह के समाज यहाँ इकट्ठे हो चुके थे, तो उनके जो है कुछ इस तरह के जो एक तरह से ऑर्डर किलिंग होती थी एक दूसरे को। छोटे छोटे झगड़े होते थे छोटी छोटी बातों के, उसके लिए थे। कुछ दाईगिरी थी उस जमाने में, लेकिन पूरा देहरादून बहुत सुरक्षित था। और आज बेतहाशा जनसंख्या बढ़ने के बाद जो है जब प्रदेश बना तो जनसंख्या तेजी से बढ़ी, बहुत तेजी से इसका शहरीकरण हुआ। बहुत जो अनटच्ड प्लेस भी थे देहरादून के, वहां पर आज जो है बड़ी बड़ी कॉलोनियां बन गई हैं। और बड़े बड़े ये ज्यादातर रियल एस्टेट एक बहुत बड़ा कारण है इसका। और साथ में ये बदलती हुई जो हमारी जीवन शैली है, ये दो महत्वपूर्ण चीजें हैं इसकी, कि देहरादून में हर चीज का शिक्षा, देहरादून में कोचिंग सारे सेंटर, देहरादून में आपका रियल एस्टेट, देहरादून में हर आदमी देहरादून बसना चाह रहा है। सारे ये हर्रा वाला, छर्रा वाला, कई जो इलाके थे वैसे एकदम ग्रामीण क्षेत्र थे। और बड़ी आसान सी जिंदगी थी कभी देहरादून की। आज देहरादून में एक सामान्य व्यक्ति का चलना मुश्किल हो गया। उसके ऊपर जब भी किसी जगह का शहरीकरण होता है, तो शहरीकरण का की उपज ये होती है कि वहां अपराध बढ़ते हैं। और अपराध भी अलग अलग शैली की। इस समय मैं बता सकता हूं कि देहरादून में पूरे देश के जो संदिग्ध लोग हैं वो अभी भी देहरादून में पनाह लिए हुए हैं। और काफी वर्षों से, जब से राज्य बना तब से यहाँ की लगभग उनका यहाँ के रोजगारों में, जो है व्यापार में, रियल एस्टेट में और भी गतिविधियों में उनका बहुत बड़ी दखलंदाजी उनकी हो चुकी है। और इसमें मुझे लगता है कि इसमें बहुत हद तक जो है हमारा नेतृत्व भी इसमें इसका जिम्मेदार है। तो देहरादून कुल मिलाकर के इस समय परिस्थिति यह है कि देहरादून हर लिहाज से एक आज डरावना शहर बन गया है। अभी इसमें हाथ में जो गतिविधियां हुई देहरादून और उसके इलाके, चाहे ऋषिकेश हो, हरिद्वार हो, बहुत तेजी से अपराधों के जो वो आए, एक दौर भी आया बड़ी तेजी से। इस 11-12 दिन के बीच में काफी लोग यहाँ पे हताहत हुए हैं, और वो अलग अलग कारणों से। तो एक जीवन शैली का बदलाव, एक यहाँ पर जो इस तरह के जो संदिग्ध लोग हैं, न जाने इसमें तो मैं, आप कह रहे हैं कि पुलिस की, इसमें पुलिस की भी कहीं जिम्मेदारी बनती है। क्योंकि इस तरह के जो एलिमेंट हैं आपके शहर में बैठे हुए हैं और जिनका रिकॉर्ड अपने बहुत पुराने, बहुत ही खराब रिकॉर्ड हैं, जिनके 52 केस जिन पर चल रहे हैं अपराधों के, तो वो यहाँ पे व्यापार उन्होंने शुरू कर दिया। तो आखिर ये व्यवस्था इस तरह से राज्य बनने के बाद बहुत हद तक मैं देख रहा हूं कि सारा विकास का केंद्रीकरण, और मैं तो बाजारूकरण कहूंगा, इसे बाजारीकरण भी नहीं, वो सारा जो है कुछ खास शहरों तक सिमट गया पूरा उत्तराखंड। और पहाड़ की तो उपेक्षा है ही।
अच्छा जोशी जी, आपको नहीं लगता कि ऐसे लोग जो यहाँ रह रहे हैं और यहाँ पर आकर वो अपना रोजगार कर रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि उनके साथ सहयोग नहीं होगा? क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि ये बड़ा कारोबारी भी बन रहा था, धीरे धीरे कर कर ये यहीं पे अपनी जड़ें जमा रहा था। तो मतलब होता है ना कि भाई आप सुरक्षित जगह है, झारखंड से आप यहाँ पे आकर आप देखिए कितने फ्री होल्ड आप रह रहे हैं और यहाँ पर आप अपना पूरा स्थायी पूरा का पूरा अपना वो कहते हैं ना एम्पायर खड़ा कर रहे हैं पूरा, और देखिए किस तरीके की चीजें हैं। लेकिन क्या ये चूक नहीं है कि हम ये नहीं पता लगा पा रहे हैं कि ऐसे लोग जो यहाँ पर रह रहे हैं उन्हें चिन्हित कैसे किया जाए? आखिर वो कौन सी एक जादू की छड़ी होगी जो ये बता पाएगी? यहाँ तो सबसे बड़ी चुनौती तो यही लोग दे रहे हैं, क्योंकि इन्हीं का झगड़ा है। आम आम किसी उत्तराखंड के व्यक्ति का तो ये झगड़ा नहीं है। अब उसके किस किस से झगड़े थे, कितने केस हैं, कहां से लोग आए हैं मारने के लिए, बहुत सारी चीजें हैं जोशी जी। नहीं, ये तो एक तरह से ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, ये सारे के सारे। ये दरअसल में पहाड़ के किसी भी व्यक्ति का कोई वास्ता नहीं है जी। और जो बड़े बड़े व्यापार हैं, जो रियल एस्टेट से लेकर के ले गया या कंस्ट्रक्शन से लेकर के और चीजों में, इसमें क्राइम की तो संभावना बढ़ी जाती है। जब दिल्ली का भी इंडस्ट्रीज भी वहीं, वहां पे एजुकेशन हब भी वहीं पर है, आपका आपका जो है क्या कहते हैं ट्रांसपोर्ट भी वहीं, सारी गतिविधियां जब एक शहर पे इकट्ठी हो जाती हैं तो ये तो शहर का चरित्र होता है। इसमें ऐसे संदिग्ध लोग आके बैठ ही जाते हैं। और उत्तराखंड मुझे लगता है कि फिलहाल मुफीद लग रहा है इनके लिए। हाल की जो घटनाएं देख रहा हूं, इनकी एक अच्छी तरह से, जब इस तरह से व्यवसाय करने ऐसे लोग आते हैं तो इनकी अच्छी तरह से जांचें क्यों नहीं होती है? क्यों नहीं? आज 10 तारीख अब तो डिजिटलाइजेशन हो गया भाई, ई गवर्नेंस का टाइम है। इनकी पूरी हैसियत मालूम क्यों नहीं की जाती है? इसमें कहीं ना कहीं घालमेल है। और मैं इसे व्यक्तिगत किसी दल या किसी, फिलहाल तो मैं सरकार पे ही एक वो करूंगा कि आपके समय में ये जो गतिविधियां बढ़ी हैं, इससे पूर्व भी बढ़ी थी, आज का तो दायित्व आपको लेना ही पड़ेगा।